बहुत शुक्रिया मुबारक हैदर साहब वक्त देने पे। डोनाल्ड ट्रंप बिलाखिर सदर बाज़ाब्ता तौर पे बन गया, हल्फ उठा लिया और जो बाइडन रुखसत हो गया। इस दौरान जो एक बड़ा वाक़या हुआ है वो इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग बंदी मुआहदा है। क्या ये समझा जाए कि जो बाइडन जाते जाते ये जंग बंदी मुआहदा का क्रेडिट ले गया है, या ये समझा जाए कि ट्रंप के आने के असरात सामने आना शुरू हो गए? ये मुआहदा एक जल्दबाजी में अपने क्रेडिट को कंफ्यूज करने के लिए बाइडन ने कोई हमास के साथ कोई बात साजबाज कह लें या कोई एग्रीमेंट को आपस की कि हमास ने एग्री कर लिया और फलस्तीन इसराइल को दबाव तो पहले ही था, तो वो उस पर कोई सच्चाई इसलिए नहीं थी कि एग्जीक्यूट अगर करना ट्रंप साहब ने तो बाइडन अपने क्या कंधे पे थपकी दे रहा है कि हमने कर दिया। तो करना अगर तुमने करना है तो फिर एग्जीक्यूट क्यों करेगा? तुम्हारा आने वाला सदर तुम्हारा नायब है या तुम मातहत है, तुम्हारे पाबंद है, जो तुमने किया वो करो। वो मुआहदा अगर आपने करवाया है तो उसकी गारंटी किसने देनी है? तो गारंटी देने वाला तो अभी आया नहीं, और 2 दिन पहले करने से या 1 दिन करने से क्या उसका इशू था? तो ये गलत था। फायरिंग हो गई, दोबारा उन्होंने 5 बंदे मार दिए इसराइल ने, उस पर अमल दरामद बंद हो गया दोबारा। देखे ना वो ये इस तरह नहीं, क्योंकि ट्रंप ने भी आज कह दिया कि मैं इसके नताइज से ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि ये चलेगा। लेकिन ये बात तो है कि जिस तरह आप फरमाते हैं डोनाल्ड ट्रंप का जो एक खास मिशन है वो ये कि दुनिया में अमन हो, और ख़ास तौर से यूक्रेन और रशिया की जो जंग है और फ़लस्तीन और हमास की या फ़लस्तीनियों की जो जंग है। जी वो मैं कहता हूँ, और ये हमारे मेरे यानी जो अभी मैं वही बात कह रहा हूँ कि करना तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने करना है ना। ये उनको अगर आपने अगर बाइडन ने करना था तो वो 1 साल और 3 महीने वो लगा रहा है इसको करने में, तो क्यों नहीं हुआ? अब अगर हुआ है तो उसके आने से 2 दिन पहले हो गया है, तो इसका मतलब है कि जो उसने मिशनरीज भेजे थे या अपने एमिसरीज उन्हें कह लें, जो नायब वो बंदे भेजे थे ट्रंप साहब ने, वो उन्होंने काम मुकम्मल किया है। और बाइडन साहब ने कहा जी कैसे कर देता, हमने कर दिया जी। 700 दफ़ा नाकाम हो और 1 दफ़ा कामयाब हो तो कामयाबी होती है। तो बात यह है कि वो नहीं होना था, वो सदर ट्रंप के ही फैसले से होना है। और अब वो चूंकि आ गए हैं और उनका पूरा कमांड है इस वक्त, ये दोबारा होगा, उसमें जहाँ गलतियां हैं वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन उसकी वजह यह है कि इसराइल ने डिमांड की थी कि आप हमारे जो होस्टेजेस आपने पकड़े हुए हैं जी उनकी पूरी लिस्ट हमें दें, बंदे जिंदा हैं या आपने मार दिए हुए। देखिए ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। वो उन्होंने हमास ने कहा जी कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, अभी हम आपको लिस्ट नहीं दे सकते। तो ये इस तरह का मुआहदा एग्जीक्यूट हो नहीं सकता जहां क्रिटिकल इश्यूज के ऊपर आप गोलमोल बातें करें। हमास को चाहिए था कि वो अगर उन्होंने बंदे मार दिए तो बताएं हमने मार दिए हैं, और अगर वो होस्टेजेस, क्योंकि दुनिया के कानून में आप यरगमाल जिसे बनाते हैं उसे आप गोलियां नहीं मारते बिला वजह। वो होता है अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं हो रही, वो भी टेररिस्ट करते हैं, जो प्रोफेशनल अगवाकार हैं वो करते हैं ये काम कि एक को मार दिया फिर दूसरे को मार दिया, मेरी शर्तें मानो नहीं तो बंदे तुम्हारे मारूंगा। अगर हमास ये काम कर रहा था और उन्होंने बंदे मारे हैं तो वो बताएं कि कितने बंदे मार दिए हैं, कितने बंदे जिंदा हैं, तो तभी मुआहदा होगा ना। इसराइल ने भी रिहा करने हैं, आपने भी रिहा करने हैं, लेकिन आप एक दूसरे को लिस्टें अगर नहीं देते तो कॉन्फिडेंट कैसे बिल्ड होगा? तो अब वो ट्रंप साहब ने जो करना है वो करेंगे, एंड वी आर कॉन्फिडेंट कि ये मुआहदे होंगे और ये सारा अमन भी दुनिया में होगा। लेकिन उसका कायदा है, उस कायदे में एक पार्टी कानून के मुताबिक जो उससे तकाजा किया जाता है वो पूरा करे। अगर इसराइल वालों से आप कहते होगे जी आप अपनी लिस्ट हमें दें, और वो कहें जी नहीं लिस्ट तो हम नहीं दे सकते, बंदे आपके आधे हैं, आधे मार दिए हमने, तो मुआहदे में तो खलल आ जाएगा ना। क्योंकि मुआहदे में तो आप कह रहे हैं जी कि बंदे जो पकड़े हुए हैं वो वापस होंगे, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके
तो वो बंदे पहले आपने बताने कि कितने कितने बंदे आपके पास हैं जो आपने अगवा किए या पकड़ के कैदी किए हुए हैं, उनकी लिस्ट आप देंगे और बताएंगे कि उनमें से कौन बीमार है, कौन मर गया है, कि कोई कौन। ये थी वो बात जिसकी वजह से मैंने कहा था कि ये मुआहदे में जो जल्दबाजी कर रहे हो ना सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए, ये कामयाब नहीं होगा। अच्छा, क्या आप ये समझते हैं कि ये क्रेडिट और डिसक्रेडिट का ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान वाकयातन एक अहम मामला है? इस हद तक अमेरिका के अंदर एक टसल मौजूद है? बिल्कुल टसल है, उसके काजेज हैं और वो रिफ्ट इतनी शदीद है कि अब जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके ऊपर ट्रंप ने जो फैसले किए अवाम के मुतालबों पे, अवाम के मुतालबे थे ना, उसे 87% अवाम जो अमेरिका के हैं उन्होंने वोट दिया इस बात पे कि हमें ये इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ से निकालने, और ट्रंप ने आके निकालने का शुरू किया है। तो अब वो अपीलें करवा रहे हैं और जो नाजायज तरीके से लोगों ने बच्चे अपने वहाँ पैदा किए हैं, एक बाकायदा चाइनीज के तो एक वहाँ बना हुआ है अड्डा जहाँ वो चाइनीज औरतें आती हैं और वो बच्चे जन्मती हैं वहाँ, वो एक हॉस्पिटल 2 बने हुए हैं, शायद 3 बने हुए हैं, और वो बच्चे पैदा करने की वजह से वो बच्चों के जरिए सिटीजन हो जाते हैं। तो इस पे उन्होंने किया, ट्रंप ने तो फौरन मुकदमा कर दिया उन्होंने कि जी बच्चों को कैसे निकाल सकते हो। फिर ये मुकदमा हो रहा है कि जी रहम करो। और ये जो इतनी ज्यादा नफरत है आपस की कि एक पार्टी 87% लोगों की राय से कहती है कि जी गैर मुल्की अगर इलीगल तरीके से आते हैं तो हमने नहीं आने देना, लीगल तरीके से अप्लाई करके आए। और दूसरा थोड़ा इतना ज्यादा अपने मुल्क के खिलाफ हो गया है कि वो कहता है कि जी कोई जेड़ा बंदा दुनिया चो आ जाए उन्होंने उसी तरह सीने नाल ला लेना, और आप टैक्स पे करने वाले लोगों की हलाल मेहनत से लिया हुआ टैक्स उन मुफ्त खोरों को देते हो जो अपने मुल्कों में तो हालात ठीक करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन उठ के आ जाते कि जी हमें हमारे ड्रीम पूरे करो। आपके ड्रीम आपका मुल्क पूरे क्यों नहीं करता? आप अमेरिका में क्यों जाना चाहते हो बाई फोर्स कि किसी न किसी बहाने से घुस जाओ? क्या ये समझा जाए कि जो अमेरिकन पार्लियामेंट है उसके अंदर भी डायलॉग की कमी है? पार्टीज इस कदर डायलॉग नहीं करती, जबकि हम जो पसमानदा कंट्रीज से तल्लक रखने वाले लोग हैं, हमारे लिए अमेरिका मिसाल है। एक आइडियल शक्ल में हम देखते हैं कि वहाँ पे बेहतर तौर पे डायलॉग होते हैं, अपोजिशन और हुकूमती पार्टी जो है वो कुछ मिल के बड़े मामलात हैं तय करती हैं। तो ये समझा जाए कि वहाँ पे भी मुज़ाकरात एज सच बहुत खुल के नहीं होते। नहीं, जमहूरियत की एडवांस शक्ल में तो ये है ना कि अपोजिशन और रूलिंग पार्टी मुत्तहिद होकर फैसले करें जी, वो तो अभी कहीं भी नहीं आई। ये इख्तिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ कहना भी बड़ा नरम लफ्ज़ है। ये बाकायदा एक दूसरे के मुखालिफ लोग होते हैं, इख्तिलाफ और मुखालफत में भी फ़र्क है ना। तो ये बहुत इतने मुखालिफ हैं कि जेन्युइनली किसी चीज़ को आगे नहीं बढ़ने देते। जब कोई मसलन प्रेसिडेंट ने कोई लोग नामजद किए हैं कि मेरे काबीना में ये लोग होंगे, उनको पास नहीं होने देते कि जितना हो सके इतना अटकाओ। अभी आते ही उन्होंने मुकदमेबाजी शुरू कर दी है प्रेसिडेंट के खिलाफ कि इसने फलाना ऑर्डर गलत किया है, फलाना ऑर्डर गलत किया, जबकि जो बाइडन ने 60 ऑर्डर किए थे तो कोई नहीं बोला था। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि रिपब्लिकन पार्टी के लोग बहुत मुलायम हैं कि वो इतनी बड़ी जंग नहीं करते, वो सिर्फ आर्गूमेंट करते हैं लेकिन मुकदमेबाजी में नहीं जाते। अब डेमोक्रेट जो हैं वो मुकदमे करते हैं, वो रुकावटें डालते हैं, वो होने नहीं देते। और मतलब उन्होंने जो पिछले 4 साल में सजाएं दी हैं लोगों को, रिपब्लिकन पार्टी के तो जितने हालांकि बड़े बड़े बुरे लोग रिपब्लिकन आए हैं हुकूमत में, बाइडेन से पहले क्या बुश भी था, और भी वक्त में कई लोग रिपब्लिकन बड़े बदनाम या नापसंदीदा लोग भी रहे हैं, मगर ये नहीं होता था कि हुकूमत मुखालफों के खिलाफ मुकदमे बनाए। ये पहली दफ़ा हुआ है कि सदर ट्रंप के 4 साल मुकम्मल नहीं होने दिए, उसमें मुकदमे पे मुकदमे, इम्पीचमेंट, रूस का एजेंट, और ये सारी रुकावटें डाली डेमोक्रेट्स ने। फिर वो जब ख़त्म हो गया, हट गया, उसको हार गया इलेक्शन, आपने कहा ये हार गया,
उसके लोगों ने कोई उसके कहने पे नहीं, लोगों ने अपनी मर्जी से वो एजिटेशन की, तो आपने 1400-1500 बंदे जो थे वो एक उनकी वकीलों की दलील नहीं सुनी और आपके जजों ने उनको ठोक दी सजाएं 1400-1500 बंदों की। अब ये जो एटीट्यूड है, फिर ट्रंप के ऊपर अनगिनत मुकदमे बनाए आपने। ये जो सिचुएशन है ये तो अमेरिका की हिस्ट्री में पहली दफा हुई है कि इतनी नफरत और इतनी मुखालफत कि ये बंदा नहीं आने देना। बंदा फिर उसके बाद जीत के आ गया, अब उसको फिर नहीं चलने देना हमने। तो ये जो है ना डायलॉग की कमी आ गई है। पहले था, जमहूरियत की अच्छी शक्लें थी, बैठ के बातें होती थी, अभी भी रिपब्लिकन्स की तरफ से एटीट्यूड है, बात करें तो। लेकिन जो डेमोक्रेटिक पार्टी में जो सोशलिस्ट और लेफ्ट का जो डोमिनेंस हुआ है ना, उसकी वजह से, क्योंकि सोशलिस्ट और जो लेफ्टिस्ट सियासतदान है उसमें तलखी बहुत है वो और उसको तलखी के पीछे उसका ये एतमाद कि बस मेरे पास दुनिया की इंतहाई साइंटिफिक थियोरी आ गई सियासत की कि सोशलिज्म होना चाहिए। और जो देखिए इंक्लूजन और ये जो डाइवर्सिटी इंक्लूजन, ये जो फलसफे बनाए हैं कि जैसा भी कोई बंदा है उसको रोजगार नहीं मिलता, उसको घर बैठ के तनख्वाहें दो, काम नहीं करता तो जी वो उसका दिल नहीं कर रहा या उसके जी हालात अच्छे नहीं जी उसको काम। तो ये सारी जो पॉलिसीज हैं ये सोशलिज्म की, इनको अप होल्ड करने के लिए वो मुतशद्दद हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जी हमसे ज्यादा कौन मॉडर्न है। ये कोई ऐसा जोम है ना जो हमारे यहाँ भी है कि जब हम थोड़े से मॉडर्न हो जाते हैं तो हमारी करख्ती आ जाती है। खास कोई वजह जो आप समझते हैं कि ट्रंप के आने से जो सियासत के अंदर, पार्टीज के अंदर इतनी सख्त गिरियत आई है, क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जो पिछले 40 बरस में मुसलसल अमेरिका में वहाँ के वर्किंग क्लास के और मिडिल क्लास के लोगों को इग्नोर किया गया कि उनके काम उठा के आपने चाइना को दे दिए, उनको नए हालात के मुताबिक तैयार करने की बजाय लेबर को आपने रिजेक्ट किया, आपने कारखाने बंद किए, आपने सारे काम बाहर भेज दिए और आपने अपने बड़े सरमायादारों को रज के माल कमाने के लिए आपने सारे मौके दिए, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी दोनों ने। उसके बाद एक अवाम की आवाज बन के एक आदमी उभरा जिसका सबूत ये है कि उसने जितनी अपनी तकरीरों में बातें की उन्हीं पर वोट उसको दिया गया और वो उन्हीं पर अमल करना चाहता है। पिछली दफा 16 के इलेक्शन में वही वादे जो उसने पब्लिक में ऐलान करके किए थे कि मैं ये करूंगा, उस पे उसको वोट मिला था। अब ये इसे कहते हैं मैंडेट। एक आदमी को मैंडेट मिला है कि जी जो इलीगल इमिग्रेंट है उसको रोको और निकालो, राइट। अब ये या उसको ये मैंडेट मिला है कि जी हम अपनी एनर्जी खुद निकालेंगे अपने मुल्क में से और हम उसको अवाम तक पहुंचाएंगे। अच्छा, या उसने वादा किया कि जी मैं बड़े जो टैक्सेस है वो कम करूंगा, या उसने कहा जी हमने जंगें नहीं लड़नी। ओके, ये कह के उसने वोट लिया, लेकिन जब वो वोट लेने के लिए कर रहा था मुहिम तो आप उसके खिलाफ आपने तरह तरह से कि फलानी औरत दे नाले दे ताल्लुकात, इन्हें फलाना जना कीता, एक बंदा फलानी जगह इन्हें टैक्स चोरी कीता। उसको आप कभी पहले किसी पॉलिटिक्स के इस मरहले पे कि जब दो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं अमेरिका में ऐसा नहीं होता था। ये पहली दफा ट्रंप के उम्मीदवार बनने पे ये टैक्टिक्स यूज किए गए कि जिसे कहते हैं बिलो द बेल्ट बंदे को मारना, कि उसकी पॉलिटिक्स पे एतराज करने की बजाय आप उसे कह दो वेगन ने टाई कितनी लंबी पाई है। तो यहाँ तक बातें हुई कि इसकी टाई कितनी लंबी होती है, इसके हाथ कितने छोटे हैं, बंदा 7 फुट का दे हाथ कितने निके। अब ये इस अंदाज से जब उस पर हमले हुए तो उसके बावजूद वो इलेक्शन जीत गया। 16 का इलेक्शन जीत कर उसने जब वो उन्हीं वादों पे अमल शुरू किया तो आपने उसको वाल बनाने से रोक दिया, आपने उस पर इम्पीचमेंट के मुकदमे बना दिए, आपने उसे कहा जी रूस की मदद से इलेक्शन जीता है। तो ये सारा हो गया। फिर आपने उसके बाद आपने से मुराद है कि जो एस्टेब्लिशमेंट थी और डेमोक्रेट
को डेमोक्रेटिक पार्टी को या बुश जैसे रिपब्लिकन्स को सपोर्ट करती थी वो एस्टेब्लिशमेंट। वो एस्टेब्लिशमेंट जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, FBI है, CIA है, वो इदारे हैं, उन्होंने फुल ट्रंप को रोकने की एफर्ट्स की उसके 4 साल। इसके बावजूद उसने आधी दीवार भी बनाई, उसने तेल सस्ता करके $2 का बैरल वो कर दिया गैलन, उसने जंगें भी बंद कर दी। अच्छा, उसके बावजूद आपने उसको जब वो हारा, आपने जैसे भी किया, उसने कहा जी ये धांधली हुई, आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दी और वो बहरहाल उसकी हुकूमत खत्म हो गई, आपने ले ली। अब जो आपसे मुराद है डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी ने उसके बाद क्या किया? कभी ऐसा होता है कि एक आदमी अगर हार गया तो उसके बाद उसको 50 मुकदमों में जेल में डालो, हार तो गया वो, आपने इलेक्शन भी जीत लिया, आपने ले लिया हुकूमत, अब उसको जिंदा भी नहीं रहने देते या वो पॉलिटिक्स ना करे, लेकिन वो पॉलिटिक्स में डटा रहा। अच्छा प्रोफेसर साहब, अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप सदर हैं। मोटी मोटी बातें, अमेरिका के अंदर और अमेरिका के बाहर ट्रंप का इन्फ्लुएंस हो सकता है दुनिया के अंदर, वो क्या है? मोटी मोटी बातें। अभी तो उसे अपने बहुत बड़े मसले हैं ना, जो अमेरिका के अपने मसले हैं, सिक्योरिटी के मसले हैं, 2 जंगें बंद करवानी है, वो तो बैनुल-अक़वामी फायदा है। इस पे अगर कोई 2 राय, आपकी राय भी मैं नहीं जानता, लेकिन जंगें बंद करवाने का जी होनी चाहिए जी, इसमें तो दूसरी राय हो ही नहीं सकती। अगर एनर्जी सस्ती होती है तो कोई एतराज़ आपको अगर है तो मुझे तो नहीं है कि जी तेल, अमेरिका अपना तेल निकाले, अपने लोगों के टैक्सेस कम करे, अपने रोज़गार बहाल करे और अपनी सिक्योरिटी के लिए जो उसका हक है वो अपनी सिक्योरिटी के लिए कोई भी इक़दाम है वो करे। मसलन पनामा जो कनाल है वो उसकी सिक्योरिटी का मसला है, मसलन ड्रग्स को रोकना उसकी अपने मुल्क के अवाम की बेहतरी का मसला है। इसी तरह जो ग्रीनलैंड है वो उसमें सारे दुनिया के मतलब मुखालिफ रशिया है, चाइना, उनके जहाज वहाँ मौजूद रहते हैं जो कि अपने मतलब वो अमेरिका के मफाद के खिलाफ सिक्योरिटी के, वो उसको चाहता है कि वो मुझे कंट्रोल दें। ये चीज़ें उसने करनी है बड़े, जिसपे यानी वो अपने मुल्क के फायदे की बात कर रहा है, उसमें उसका जाती तो नहीं कोई, लेकिन उस पर भी डेमोक्रेटिक पार्टी का इंतहा का इरादा है कि इसको नहीं करने देना। लेकिन अब ये जो काम है इनके हो जाने से या दुनिया में चाइना को रोकने की जो उसकी पॉलिसी है, इससे उसका ख्याल या मेरा, मैं जो मुतफिक होने वाले लोग हैं मेरे जैसे, हमारा ये ख्याल है कि चाइना की दुनिया में जो डोमिनेंस है वो ख़तरनाक बात है, क्योंकि चाइना में डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है और कुछ भी हो सकता है। उसके लीडर्स के पास इतनी डिक्टेटोरियल पावर है कि वो कोई भी गलत फैसला करके, वो कहते हैं ना कि जो बड़ी ताकत है और बड़े जो लोग हैं उनके बड़े फैसलों में एक गलती हो जाए तो फसाद भी बहुत बड़ा हो जाए। तो इसलिए हम कहते हैं कि चाइना को रोकना भी पब्लिक, दुनिया की पब्लिक के लिए बेहतर है। और वो जो गठजोड़ बना रहा है, उसका जो इरादा है कि बस फार ईस्ट के मुल्क हों, उसके बाद इंडिया है, उसके बाद अरब हैं, पाकिस्तान को भी वो चाहता है कि इसमें शामिल हों, और फिर अरबों के बाद इसराइल अरब इत्तेहाद दोस्ती वो चाहता हो जाए। ईरान को कमज़ोर करना इसलिए ज़रूरी कि वो अपने मकासद के लिए अरबों को भी रगड़ा लगाता है और इसराइल को भी और ईरान अपने अमेरिका को भी। तो ये उसके जो मकासद हैं वो मेरे ख्याल के मुताबिक दुनिया के अमन के लिए बेहतर हैं, क्योंकि तिजारत में मुकाबला करके अगर आप किसी एक मुल्क को रोकते हो, जंग को रोक के, यानी मुसल्ले जंग जो असले की जंग उसको हटा के आप और जद्दोजहद के रास्ते इख्तियार करते हो, तो ये दुनिया के लिए बेहतर रास्ता है जिसमें आप कम्पीट कर रहे हो ना, आपको हक है, आप अपने मुल्क के दरामद पे टैक्स लगाते हो, आपने किसी का हाथ नहीं पकड़ा। जो हम जंग करके रोकते हैं ना लोगों को, वो मेरे ख्याल में दुनिया में बहुत बर्बादी और नुकसान करते, तो उसकी तरफ नहीं जा रहा ट्रंप।
इससे पहले सारे जाते रहे हैं, सबको पता है, हर जगह जंग करता रहा अमेरिका। और अगर हम इसको रोकते हैं कि जी मुसल्ले जंग और कत्लो गारत, खून रेजी, ये रोको, लेकिन जो कंपटीशन है ट्रेड का, अकल का, ह्यूमन प्रोग्रेस का, वो आप उसमें एक दूसरे को डिफीट करो। ये ह्यूमन रास्ता है ना, इंसानियत का रास्ता है, मुकाबले में बेहतरी लाना और बेहतर आदमी का जीतना। वो उसका मिशन चूंकि अभी तक हमारे इल्म में इतना ही है। अगर कल को गलतियां करेगा तो हम कहेंगे कि ट्रंप ने गलतियां की हैं, इसको हम मुखालिफ करते हैं। अच्छा, वैसे प्रोफेसर साहब आपके ये नोटिस में होगी बात, इस वक्त दो इतराज़ात आप कह सकते हैं कि जो ट्रंप के हवाले से सामने आए हैं। एक ये कि ट्रंप से तो सी पसंदी ज़ाहिर हो रही है। इवन कनाडा जैसे मुल्क के हवाले से उसने कहा कि आप अमेरिका की अगली रियासत बन जाओ। दूसरा इतराज़ ये हुआ है जो सामने आया है कि वो एक बादशाह की तरह का उसका रवैया ज़ाहिर हो रहा है। इस सिचुएशन में एक तो ये है कि जो पहले से जंगें जारी हैं उनको ट्रंप की तरफ से ख़त्म करने की, जंगों को रोकने की कोशिश सामने आ रही है। ये जो एटीट्यूड है, ऐसा तो नहीं कि कोई नई जंगें अपने पीछे छोड़ जाए, आपकी दूरबीनी क्या कह रही है? नहीं, कोई नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो जो हमारा ट्रंप साहब की पॉलिटिक्स के बारे में जितना इल्म है मुझे, ऐसा नहीं है। ये जितने मुतालबे हैं ना, इनमें कुछ लाड प्यार है, मजाक है, थोड़ा सा जो दबाव डालने के लिए टैक्टिक्स होते हैं वो हैं ताजिर के, कारोबारी बंदे के। कारोबारी बंदा कहता है कि जी मैं थोड़े को माल ही लेना बंद कर दें, तो आप ये नहीं कहते कि जी वो जंग कर रहा है, वो ये कहते जी कि मैं माल नहीं थोड़े को लेना, मैं वो फलाने को लेके ना थोड़ा माल रोक देना। ओके, अब आप कनाडा को वो कह रहा है जी मैंने आप पे टैक्स लगाने। कनाडा में ट्रूडो अपने अवाम को बहुत परेशान कर रहा है। उसके अवाम में बड़ी मूवमेंट है इसके, इसको ये अलग हो, ये छोड़ दे हुकूमत और इलेक्शन करवाए, वो नहीं करवा रहा। और मुसलसल वो मतलब जो गदर के रास्ते हैं वो उसको प्रमोट कर रहा है। आपको शायद इसका इल्म नहीं है, उसने खालिस्तान मूवमेंट के लोगों को पुष्ट बनाई दी हुई है। और खालिस्तान के माने है कि 5, 7, 10 हज़ार मील दूर बैठे इंडिया को आपने परेशान करना है। इंडिया के साथ इस लड़ाई का कोई मोटिव कनाडा का नहीं होना चाहिए। खालिस्तान का मसला है तो वो लोग खालिस्तान का मसला इंडिया में जाके हल करें ना, कनाडा में क्यों बैठ के करें। अच्छा, उसके ऊपर भी अमेरिका, चूंकि ट्रंप साहब का ख्याल है कि मैं इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेरे लिए मुफीद है, दुनिया के लिए मुफीद है, लिहाजा वो कनाडा को इन चीज़ों से रोकना चाहता है। अब ट्रंप ने अगर ये कहा ना कि कनाडा एक 51 स्टेट बन जाए, तो ये इसमें बन जाए की बात हो रही ना, ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें पता कर लूंगा। पता करने की बात नहीं हुई। हाँ, पानामा के ऊपर जो है वो उसने ये कहा है, जिसकी वजह ये है कि पानामा डायरेक्टली चाइना ने वहाँ कब्जा किया हुआ है। अब ये बात इसलिए नाकाबिल बर्दाश्त है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका ने बनाई थी वो कैनाल, और अमेरिका ने वहाँ बड़ी कुर्बानियाँ दी थी, बहुत बड़ी तादाद में लोग मरे थे, और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अमेरिका ने की थी। और ऐसे यानी वो जो ट्रंप के लफ्ज़ों में $1 लेके तो आपने वो पानामा उनको दे दी। अब वो दे दी तो दे दी, अब उसके बाद चाइना क्यों आ गया जी वहाँ? चाइना 10,000 मील आके फासले पे चाइना के आर्मी के लोग, इंटेलिजेंस के लोग वहाँ काबिज होके बैठे हुए हैं, और वो किसी दिन भी उसकी मलकियत ले लेंगे, क्योंकि जो ये छोटे मुल्क है ना, इसके अपना साउथ अमेरिका के, लैटिन अमेरिकन, इनमें इतनी करप्शन है और ये पानामा इतना छोटा मुल्क है कि इसके सदर को $2-4-5 बिलियन दे के आप वो सौदा कर लेंगे कि जी हमें दे दो ये। तो अगर वो मुआहदा लिख दिया जाता है कि हमने बेच दी है चाइना को, तो उससे पहले ये मामला हल होना चाहिए कि है किसकी। इसलिए अमेरिका ने उसमें वो लड़ाई तक के लिए भी ट्रंप ने कहा कि हम
इशारतन, ये नहीं कहा कि मैं फौज भेजूंगा, लेकिन इशारतन कहा कि हर कीमत पर हम वो इसका मसला चाइना से निकालना हमने। एक सिर्फ एक बात ये है जिसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि लड़ाई का इम्कान है, मगर मैं आपको थोड़ी तसल्ली एक देना चाहता हूँ। वो वही तरीके जो दुनिया के चाइना करता है वो ट्रम्प भी कर लेता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है सौदा करना। वो ग्रीनलैंड का भी सौदा करेगा। मस्क उसके पास है जिसके पास 500-700 बिलियन डॉलर है, 200 बिलियन 300 बिलियन वो यूं कहेगा कि यार पुत्र है दे दे, कोई गल नहीं है, तो अमेरिका दिखाते तो दे देंगे, ठीक है। अब ये इतनी बड़ी ताकत उसके हाथों में है कि जिसे हम ट्रेड की ताकत कहते हैं, अगर वो ले लेता है और कोई लड़ाई नहीं होती, वो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो डेनमार्क के साथ जंग कर ले। ये मुमकिन है कि पनामा के साथ थोड़ी सी फौज कशी का कोई स्टाइल बन जाए कि फौज गई और उन्होंने ले लिया, लेकिन पनामा तो ऐसी ताकत नहीं जिससे जंग शुरू हो जाएगी। पनामा एक बहुत मामूली और कमजोर मुल्क है और गरीब मुल्क है, उसको अपने हालात भी ठीक करने के लिए बहुत मदद चाहिए। बिल्कुल मुमकिन है कि ट्रंप उनको कहे कि जी ये मदद हम देते हैं और ये आप हमारे नाम कर दें। ये बड़ा अहम सवाल है प्रोफेसर साहब। अगर तो पनामा के लोग, पनामा की हुकूमत ट्रंप के साथ एग्रीमेंट कर लेती है तब एक सिचुएशन डिफरेंट होगी। अगर सपोज पनामा के लोग चीन के साथ कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं तो इस सूरत में क्या जंग का इम्कान बढ़ जाएगा? प्रीएम्प्टिव जो बातें जैसे हम प्रिजम्पशन कहते हैं, मफरूजों पे बात करके सवालों के जवाब नहीं देने चाहिए। ये मफरूजा आपका कि ऐसा हो तो क्या, तो वैसा हो तो क्या, जब होगा तो उस पर बात तब करनी चाहिए ना। ऐसा नहीं हो रहा अभी। चाइना ने अगर ये लेना होता तो अब ट्रम्प के कहने के बाद तो ना लेना वो, देखिए ना, अगर वो वैसे वहाँ आए हुए हैं और वो इतने सालों से वहाँ कंट्रोल कर रहे हैं उस कनाल को, तो वहाँ के अवाम से उन्होंने ले लेना था ना। अगर वो रेफरेंडम करवा लेते वहाँ लोगों का कि जी ये प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं हम, सदर कहता है कि जी हम चाइना की बिड आई है मैं बेच दूं, तो अवाम से कोई ले ले। ऐसी तो वहाँ कभी जिंदगी में हुई नहीं कोई बात कि अवाम से कोई पूछता हो। वो तो हम यहाँ तड़प रहे हैं ना, अवाम अगर कर दें, कौन से अवाम कर दें? वहाँ के सदर कभी अवाम से पूछते हैं? ये अमेरिका नहीं है, ये पाकिस्तान है। पनामा जो है ना वो पाकिस्तान है, हाँ, जहाँ पे कोई पूछता नहीं है। जर्नैल के पास कोई जरूरत है तो वो कर ले, या कोई और बड़ा मलिक रियाज है तो वो कर ले, तो ये वो लोग हैं।